आरएनए में बेसिक राइट डिफरेंस, बहुत सिंपल सी बात है ये। जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंड, उसमें डबल स्ट्रैंड होते हैं। डबल स्ट्रैंड समझते हैं, किस तरह से बना होता है डीएनए। और आरएनए में कैसी होती है, सिंगल स्ट्रैंड। सबसे पहली काम की बात तो ये। उसके बाद में एक काम की बात की डीएनए और आरएनए में और कुछ और भी फंक्शंस हैं। आरएनए एक चीज करता है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम है प्रोटीन बनाना। बॉडी में अलग अलग प्रोटीन चाहिए, इम्यूनिटी के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, अलग अलग चीजों के लिए। इसका काम प्रोटीन बनाना और इसका मेन काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पैदा करना, मतलब हेरिडिटी करना। डीएनए का मेन काम हेरिडिटी। दूसरी मेन बात है कि प्रोटीन बनाने का जो मतलब मैसेज होगा, मैसेज भी यही देगा, मैसेज टू फॉर्म प्रोटीन, वो भी इसी के माध्यम से आता है। इस बात को लिख लें ध्यान से, हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सुनना। अगला पॉइंट है चैप्टर क्लोजिंग स्टेटमेंट लगातार लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहली काम की चीज है हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि अपनी बॉडी में कौन से काम के हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहली बता दो हार्मोन्स किसे कहते हैं। हार्मोन्स क्या चीज है, ये तुम लोगों ने 10वीं कक्षा में कभी पढ़ा होगा, सुना होगा। हार्मोन्स किस चीज को बोलते हैं। बायोलॉजिकल केमिकल्स जो कि बॉडी में डिफरेंट चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें अपन लोग हार्मोन्स कहते हैं। केमिकल्स, सीधी सीधी बात की है ना। बायोलॉजिकल केमिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शंस इन बॉडीज। ऐसे केमिकल्स जो बॉडी में अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस इन बॉडी आर कॉल्ड हार्मोन्स। और हमारी बॉडी बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है। हार्मोन रिलीज करने में अलग अलग ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पिट्यूटरी नाम सबने सुना होगा, थायराइड, एड्रेनल, पेंक्रियाज। ठीक है, बहुत सारे ग्लैंड पाए जाते हैं, सबके कुछ ना कुछ काम है। उनमें से मैं एक आध दो लिख देता हूँ ध्यान से, बस शादी नहीं, मैं नाम सबके लिखूंगा पर काम सबके नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, जैसे अपने पास में ग्लैंड पाई जाती है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके साथ साथ एक ग्लैंड और पाई, इसका नाम है थायराइड, जो अपने लाइनिक्स के पास पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड। उसके बाद में और भी दो तीन लिख देता हूँ, थाइमस होती है, पाइनियल होती है, हाइपोथैलेमस होती है, पर नहीं बस इतना लिखें, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल। उसके बाद में लिखा पेंक्रियाज, पेंक्रियाज के साथ साथ लिखा टेस्टिस और ओवेरीज, टेस्टिस एंड ओवेरीज। ये अपनी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली ग्लैंड्स हैं। टेस्टिस ओनली इन मेल और ओवेरीज यानी इन फीमेल। ठीक है, पहले इन चीजों को ध्यान से लिख लें। अब इनके द्वारा रिलीज होने वाले कौन से केमिकल है, वो सारे के सारे केमिकल एक बार में सुने। पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, बहुत सारे करती है, कोई एक आध नहीं है। एफएसएच, एलएच, टीसीएच, मतलब ईसीटीएच, मतलब बहुत सारे होते हैं, टीएसएच, पर नहीं उसकी नीड नहीं पड़ेगी, ये वाला सुनेंगे। थायराइड, एक केमिकल बना जिसका नाम है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन। और ये किसकी हेल्प से बनता है, विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन होगा थायरोक्सिन केमिकल बनेगा, और अगर नहीं होगा तो ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाती है, उस बीमारी का नाम क्या है, गॉइटर। ठीक है, दैट डिसीज इज कॉल्ड गॉइटर। उस डिसीज को अपन लोग गॉइटर कहते हैं, उस डिसीज का नाम है गॉइटर। जो थायराइड ग्लैंड अगर आयोडीन कमी को महसूस करेगी तो फूल जाती है। ठीक है, इसका काम क्या है कि थायरोक्सिन लिखा है XINE, थायरोक्सिन हार्मोन, गॉइटर। काम क्या है, बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, मतलब रिएक्शंस को, पाचन क्रिया को, सब कुछ मतलब मेंटेन करने का कुछ ऐसा काम है। नीड नहीं है उसकी, लेकिन काम की बात सुने। ये जो एड्रेनल है ये दो जगहों से रिलीज होती है। इसके दो मेन पार्ट हैं, एक है एड्रेनल मेडुला और दूसरा एड्रेनल कॉर्टेक्स। दो ग्लैंड होती है इसके अंदर, एड्रेनल मेडुला और एड्रेनल कॉर्टेक्स। और इसके द्वारा रिलीज होने वाले एक हार्मोन का नाम इसी के नाम पे बनता है, जिसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। और इसको तुम लोगों ने शायद इस नाम से कभी सुना होगा, दैट इज इमरजेंसी या फिर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। इमरजेंसी या फिर फाइट एंड फ्लाइट, एंड हम बोल सकते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। इसको अपन लोग इस नाम से भी जानते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन जो कब रिलीज होता है बॉडी में, जब किसी से लड़ने फिरने भगने की, डर के मारे किसी के साथ भागने की, छीन पड़ गया पीछे, तब जो एनर्जी चाहिए बॉडी के लिए, उसका मेन काम वो जो केमिकल रिलीज करते हो एड्रेनल, इमरजेंसी हार्मोन भी इसका नाम है। और हमें ये पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है। लेकिन एक चीज जो बेसिक नहीं है, बहुत बेहतरीन सी है,
वो पेंक्रियास के बारे में। तो इसीलिए मैं जानबूझ के रैपिड लगा दूं, मतलब बहुत कम चांस है को तुमसे इन सारी बातों को पूछे, क्योंकि बहुत लो लेवल की बातें हो जाती हैं। तो टॉपिक पढ़ा भी दे रहा हूँ क्योंकि बुक के अंदर है लास्ट के पोर्शन में, आखिरी पैराग्राफ में, वरना शायद पढ़ाया भी ना जाए, क्योंकि ज्यादा गिरी हुई बातें हैं, किसी के पास इतना मौका नहीं होता कि 12th में जाके इन चीजों को पूछे इस वजह से। खैर, पेंक्रियास, तुम सभी लोगों को ये अंदाजा होगा कि पेंक्रियास बॉडी में किस जगह पर पाई जाती है, कहां पर होती है पेंक्रियास? पेट के नीचे, लोअर एब्डोमेन, इस जगह पर पाई जाती है। अच्छा, पेंक्रियास अपनी बॉडी में दो केमिकल रिलीज करती है, दोनों केमिकलों के नाम सुनने ध्यान से। एक जिसका नाम है इंसुलिन, इंसुलिन, और दूसरी केमिकल का नाम है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। दो टाइप केमिकल रिलीज करते हैं, दोनों के काम सुने ध्यान से। इंसुलिन, हम जब भी खाना खाते हैं तो खाने में एक चीज होती है ग्लूकोज, जो पच के खून में मिल जाती है। अगर वो ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा बढ़ जाएगा तो उस बीमारी का नाम है डायबिटीज। डायबिटीज होना, डायबिटीज दुनिया की सारी बीमारियों को जन्म देता है सबको। अगर ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो उस ग्लूकोज को कम करने का काम किसका है? इंसुलिन का। लेकिन ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, ज्यादा कम हो गया तो उसको ज्यादा करने का काम किसका है? ग्लूकागोन का। एक का काम है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करना, और एक का काम ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को वापस से बढ़ाना, जिससे कि हम लोगों को अगर एक आध दिन के लिए खाना ना भी मिले तो जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, जो बॉडी ने स्टोर कर रखा है, उसको दोबारा से ये लाएगा और हमें एनर्जी दे देगा, हम मर नहीं जाएंगे, सीधी सीधी बात ये। तो पेंक्रियास दो केमिकल रिलीज करेगी, एक तो इंसुलिन, इंसुलिन का मेन काम है डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। वो खून के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करेगी, और उससे होने वाली जो डिसीज है उस डिसीज का नाम है डायबिटीज, डायबिटीज। और इसका उल्टा काम है ये इंक्रीज करेगी ग्लूकोज लेवल को, इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ब्लड के अंदर ही ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देती है। ग्लूकोज की इंपोर्टेंस क्या है? ऑब्वियसली हमें एनर्जी देने वाला आदमी यही है। अब कैसे, वो सुने ध्यान से। ये जो इंसुलिन है, अगर अपने पास में ग्लूकोज नाम का मॉलिक्यूल है तो इंसुलिन इसको रिएक्ट करके इसको शांत कर देगा, मतलब इसको स्टोर कर लेगा, शांत फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और इसकी जो शांत फॉर्म है दैट इज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा इसको। ग्लाइकोजन इसकी शांत फॉर्म, इंसुलिन इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, स्टोर हो जाता है कुल मिला के। मतलब ग्लूकोज एनर्जी देगा, और अगर इंसुलिन इससे मिल जाएगा तो उसको स्टोर करेगा, जिससे कि वो एनर्जी ना दे पाए, मतलब जब कभी नीड पड़ेगी बाद में तब उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। और ये जो ग्लूकागोन है इसका उल्टा काम है, ये जो ग्लाइकोजन नाम का सुस्त ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना, इसको ये जो ग्लूकागोन नाम का केमिकल है वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। दोनों के उल्टे काम हो गए, एक का काम है ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करना, और एक का काम है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। ये जो ग्लूकोज है ये इसकी एक्टिव फॉर्म है, और ऐसा मान लो कि ये वाली इसकी शांत वाली फॉर्म है, ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म है, जिस फॉर्म में ये स्टोर होता है। टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरोन। और ओवरी कौन सा करती है? ईस्ट्रोजन। बस। प्रोजेस्टेरोन कब रिलीज होता है? ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ऑलवेज नहीं होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर इम्प्लांटेशन करने के लिए बच्चे का वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी, लेकिन ओवरीज का जो बेसिक फंक्शन है दैट इज ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करना, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये वाला टेस्टोस्टेरोन। टॉपिक ये नहीं था वैसे, लोगों ने इस चैप्टर में से एक चीज छोड़ रखी, स्टार्टिंग में याद करोगे तो शायद रिएक्शंस बची हैं, 6 के 5 है वैसे तो, 6 पॉइंट है। ग्लूकोज के अंदर 5 पॉइंट पढ़ने थे, पांचों रिएक्शन अब तक नहीं कर रही है, पांचों रिएक्शन ध्यान से देखना, तरीके से बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, अच्छे से रटी होनी चाहिए।
मैं पिछले बीते फ्राइडे या सैटरडे को एक बालक 11th क्लास में, उसको चेता दिया, उसे हजारों तक को मिर्च लग गई। मैं उसको साफ बोला कि तेरे 10वीं में 80% बनी है, 11वीं में पास नहीं हो सकता तू। किस बैंक में जी रहे फैमिली वाले, या तो तुझे बाहर डलवा ही लें, घूमने फिरने क्यों लग रही होगी कि एक आध दिन की पढ़ाई है ऐसी कर लेंगे, 2-4 दिन गैप लग जाएगा, फिर पढ़ लेंगे, फिर एक आध पढ़ लेंगे, 19-20 कर लेंगे तो 10वीं तक निकाल देंगे। तो साफ साफ स्टेटमेंट दिए मैंने, साफ साफ उसको मना किया कि ऐसे कोई पढ़ाई नहीं हो सकती है, आराम से अपने घर बैठ। यही बोला कट्टू कट, क्योंकि यही रियलिटी है। तो लोग इन चीजों को फेस कर रहे हैं, उन बातों को समझ रहे होंगे कि ऐसा हल्का फुल्का खेल ही नहीं है। मैं तो बताया था उसने श्री जावा में कितने बच्चों की आई थी, 90+, 7 12th क्लास में लास्ट ईयर 100 से ऊपर बच्चे थे कि 90+% थी, 100 से ऊपर 90+। क्यों? क्योंकि वो 11th और 12th में 11th में एडमिशन नहीं लेते। रिजल्ट देखकर 10 में कितने थे, 91 एडमिशन होगा, 90 एडमिशन, 89 नहीं होगा, देंगे ही नहीं एडमिशन, 89.9 नहीं देंगे एडमिशन का। इन चीजों में वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर आगे के लिए हमें अपने भविष्य को सही करना है तो अभी से कड़क रहना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। ऐसी हल्की फुल्की मरी गिरी पढ़ाइयों से नहीं है। जीवन में त्याग करें। इस वक्त बहुत इंपोर्टेंट फेज चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और गोली की रफ्तार से निकल जाएंगे 3 महीने, देख लेना। मैं तो आज इसे फिनिश कर दूंगा ऊपर से, पर तुम्हें 15 दिन का टाइम बस इसी बात के रहेगा कि पेपर खत्म हो जाए ना हो जाए, केमिस्ट्री लगातार पढ़ते रहें, फिजिक्स लगातार पढ़ें, एक दिन पहले ना पढ़ें, मैथ्स रेगुलर रिवीजन करें, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है। सब पढ़ें अगर नंबर लाने अच्छे, सब पढ़ें अगर पास होना है तब भी। गिने चुने कोई ऐसे एक आध सिंगल टॉपिक नहीं है कि इन्हें पढ़ के चले जाएंगे सब धांसू नंबर आ जाएंगे, मजे आ जाएंगे, नहीं होना। कहानी याद है बात की रहेगी, देख लेना। बात हर बात समझ में नहीं आती, किसी की बुद्धि में जाती नहीं, वरना लोग पहली का क्यों। लिखें भाई ध्यान से, चैप्टर की मैप में एक चीज अभी तक बची हुई है, जरा चैप्टर का मैप निकालो। उसमें स्टार्टिंग में लिखा कुछ रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज लिखिए, कहीं पे पॉइंट नंबर चेक करें कहाँ लिखा है। ग्लूकोज में कुछ रिएक्शंस होंगी, देख लें एक बार। लिखिए नहीं लिखिए रिएक्शंस विद ग्लूकोज, तुमने मैंने तुम्हें उसमें पन्ना छुड़वाया था, एक थोड़ा पन्ना छुड़वाया है, हाँ वही कर दूंगा, ध्यान से लिखें। रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और ब्रैकेट में एक बात और लिख दे इसमें, टू कंफर्म इट्स स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला यही बनेगा क्या, टू कंफर्म इट्स स्ट्रक्चर, क्या वाकई में यही बनता है इसका फॉर्मूला, बस ये कंफर्म करना है, ठीक है। तो जिसमें मैं अगर बुक के अकॉर्डिंग देखूं, सबसे पहला बहुत बेसिक सा पॉइंट, ग्लूकोज का फॉर्मूला, पॉइंटों में लिखना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही बनता था कि सब ग्लूकोज के फॉर्मूले में ये जो 6 ऑक्सीजन है वो कौन सी कहाँ लगी हुई है, कितने कार्बन है, कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, कैसे पता लगाएंगे। तो पता लगाने में सबसे पहली जो कड़ी स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है। ये 6 की कंफर्मेशन कैसे हुई थी, कार्बन 6 ही ये कैसे पता लगाया था। सीधी सीधी बात, ग्लूकोज यानी कि भाई चीनी को पानी में घोलकर HI से रिएक्शन करवा दी। तो अपने पास में मैंने ग्लूकोज लिखा, और जैसे मैंने लिखा वो डिडेंट लिखूंगा, इसमें ध्यान से देखना, CHO, नीचे आ जाएगा CH2OH का होल 4, और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। किसी को इस बात से आपत्ति नहीं है, ग्लूकोज है भाई, ये ग्लूकोज। अगर इसकी रिएक्शन अपन लोग करवा देंगे HI से, तो ध्यान से देखिए इसमें कितने कार्बन लगे हुए पहले से, 6 कार्बन है, एक ऊपर 2 नीचे, और ये वाले 4 मिला के 6 हो गए। और जैसे इन 6 कार्बनों की इससे रिएक्शन करवाई जाएगी, रिएक्शन करते ही सीधी सीधी 6 कार्बन की चेन बनती है,
CH3 CH2 CH2, उसके बाद में वापस से CH2, एक और CH2 और CH3। इसके ब्रैकेट में लिख देंगे जो HI के साथ में होने वाली रिएक्शन है। सबसे पहले बात ये कंफर्म करती है, इट कंफर्म्स 6 कार्बन। सबसे पहले पता है इससे लगा कि 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। सीधी चेन में कन्वर्ट हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है उसका, और रिड्यूस होके हेक्सेन यानी कि स्प्लिट चेन बनती है 6 कार्बन की, हेक्सेन में कन्वर्ट होगा। अच्छा, बात जब चली रही है तो मैं तुम्हें कुछ और भी बातें बता दूं। अपन लोगों ने ग्लूकोज का कोई और नाम भी लिखा था क्या? मैंने डेक्स्ट्रोरोटेटरी बताया था, तो मैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता ही डेक्स्ट्रोलीवो, इसको कभी कभी डेक्स्ट्रोज भी पढ़ देते हैं, डेक्स्ट्रोज, DEXTROSE, कोई लिख। अच्छा, इसमें अगली तीसरी काम की रिएक्शन ध्यान से देखें। तीसरी क्या है? तो पहली तो ये थी, दूसरी वाली है। दूसरी ये कि अगर अपने पास में देखा जाए तो कौन सा ग्रुप है? C डबल बॉन्ड ग्रुप का नाम क्या होता है? इसको क्या पढ़ते हैं? कार्बोनिल। इसके अंदर 3 ग्रुप आते हैं कार्बोनिल में, कौन से? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, इन पे डबल बॉन्ड हो पाया जाता है। अगर मैंने किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन, एल्डिहाइड यानी कि CH2OH का ग्रुप ऊपर और नीचे लगा दिया CH2OH, इसमें से किसी की भी रिएक्शन HCl से करवा दी, तो HCl से करवाने पर क्या बनेगा वो देखें। बॉन्ड थोड़ा, यहाँ पर भी थोड़ा, H पर क्या लगेगा? पॉजिटिव, और Cn पर नेगेटिव। यहाँ पर ऊपर कैसा? नेगेटिव, और C पर कार्बन पे कैसा लगेगा? पॉजिटिव। और जब इन चीजों को कनेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब अपने पास में यहाँ पर तो सेम रहेगा CH2OH का, और नीचे आ जाएगा CH2OH। जो H पॉजिटिव है वो जाएगा O के पास में, तो बन जाएगा OH, और जो Cn है वो जाएगा कार्बन के पास में, तो बन जाएगा Cn, तो यहाँ पर H है। HCl की रिएक्शन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हो जाना किस बात का सबूत है? ग्लूकोज पर कौन सा ग्रुप पाया जाता है? कार्बोनिल। डबल बॉन्ड O भी पाया जाता है ग्लूकोज पर, सारे अल्कोहल नहीं है। इस रिएक्शन से बात कंफर्म हुई थी कि ग्लूकोज के पास में डबल बॉन्ड O भी पाया जाता है, और डबल बॉन्ड O का मतलब तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, और कीटोन भी हो सकता है, और कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है, तो उसको भी कंफर्म करेंगे। लेकिन जब HCl से इसकी भिड़ंत हुई थी, ये टोटली रखने वाली बात है, लिख के याद करनी होती, मुझे भी तो याद है कि जब HCl से ग्लूकोज रिएक्ट किया तो उससे कंफर्म हुआ कि इट हैव कार्बोनिल ग्रुप। उससे ये बात कंफर्म हुई थी कि इसके पास में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, जिसको अपन लोग C डबल बॉन्ड O कहते हैं। फिर लोगों ने सवाल पूछा कि सब C डबल बॉन्ड O तो कीटोन में पाया जाता है, वो तो कार्बोक्सिलिक के अंदर ही पाया जाता है, वो तो एल्डिहाइड में पाया जाता है, तो ये जो C डबल बॉन्ड O है वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है? उसके लिए फिर अगली रिएक्शन होती है, ध्यान से देखिए, उससे अगली रिएक्शन करेंगे। चौथी, C डबल बॉन्ड OH, इस जगह पर आएगा CH2OH का होल फोर, और उसके नीचे आ जाएगा CH2OH। और जैसे हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, हम इसका करवाएंगे ऑक्सीडेशन, हम करवाएंगे इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। वो भी किससे? वो वीक सा, कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग वाले नहीं, वीक वाले। स्ट्रॉन्ग तो काम बहुत बढ़िया बना देते हैं, वीक वाला लिया, और वीक है Br2H2O, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक सा। जब वीक से करवाते हैं तो ये जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक में, कीटोन नहीं होता, कीटोन जो स्ट्रॉन्ग से होता, कीटोन इजीली बनता भी नहीं है, कीटोन मानता भी नहीं है। उसी सीधी बात लोगों को समझ में आएगी, अगर हल्के से, मतलब बिल्कुल नामात्र मामूली से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसकी रिएक्शन करवाई और ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक में, कीटोन तो स्ट्रॉन्ग से होता है और ये वीक से ही हो गया, पक्की बात है। इस पे कौन सा ग्रुप पाया जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप। मतलब सबसे पहली रिएक्शन कंफर्म करवा दी, इसके पास में 6 कार्बन है। दूसरी रिएक्शन बताती है इसके पास में C डबल बॉन्ड O अवेलेबल है, और तीसरी रिएक्शन है जिसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाता है, तो ये इस बात की कंफर्मेशन देता है कि इसके पास में क्या अवेलेबल होगा? एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहां से कंफर्म हुआ था कि इट कंफर्म एल्डिहाइड ग्रुप, इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। इससे बात साबित हुई थी कि इस पे कोई एल्डिहाइड ग्रुप है कि कीटोन तो आसानी से मानता ही नहीं है,
कीटोन आसानी से नहीं मानेगा। लिख दे ध्यान से। पांचवा, का पेपर बचा मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, हिंदी। जिन लोगों को अंदाजा नहीं है वो इस बात का अंदाजा भी लगा ले कि आने वाले समय में 1 महीने में कल सिलेबस खींच के रख दिया जाएगा। देख लेना स्कूल में, क्योंकि सबको वो अक्टूबर नवंबर में फिनिश करना होता है, इस वजह से महसूस होगी। इसीलिए अगर पहले से रिवाइज रख के चलेंगे तो थोड़ा सा सही फील आती रहेगी। अगला लिखें। CH2OH, अपने पास में यहाँ पे 4 कार्बन और नीचे वाला भी CH2OH। ठीक, इसमें ऊपर कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। और नीचे कौन सा ग्रुप है? नीचे कौन सा, ये वाला कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल। तो ये बात कैसे पता चली थी कि सब नीचे वाले पे एल्कोहल है? कुछ पता नहीं चला, तो मैं तो बस याद होना चाहिए। सीधी बात ये, मैं ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ? कंफर्म। इससे क्या कंफर्म हो रहा है? ये बस याद हो। मतलब तुमसे तो ये पूछेगा कि भैया ये कैसे कंफर्म हुआ था कि एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, तो तुम्हें ये वाली रिएक्शन लिखनी है। कोई तुमसे बोलेगा कि कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस कैसे कंफर्म हुई थी? एस से लिखना है तुम्हें। 6 कार्बन HI लिखना है तुम्हें। रिएक्शंस कंफर्म, बस वो ब्रैकेट कंफर्म वाले, उनसे इंपोर्टेंट कुछ नहीं है इस पूरे केस में। कि बस तुम्हें कोई इतना हिंट दे सकता है कि एल्डिहाइड ग्रुप, तुम्हें ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। ऐसे करके आते हैं सवाल। और ये बहुत शार्प टाइप की मेमोरी जो लिखित फॉर्म से आएगी, वैसे नहीं आती देख के कि मैं देख के याद कर जाऊंगा। कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ भाई, इसमें अगला लिखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। अब मैं तुम में से किसी से पूछ लूं कि एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, मजे आ जाएंगे। बताओ, व्हाट इज एसिटिक एनहाइड्राइड? इससे क्या कंफर्म होगा? इससे कंफर्म होगा 5 OH ग्रुप है। ऑक्सीजन जो 5 जगह पे लगा है वो अल्कोहलिक है, और एक जगह पे जो लगा है वो एल्डिहाइड है। और व्हाट इज एसिटिक एनहाइड्राइड कहते किसे हैं? किसको ये पता है? जस्ट आस्क योरसेल्फ, तुम कितने दिन जेन्युइनली पढ़े हो लिखित फॉर्म में बड़े तरह से गड़ा के सारे सब्जेक्ट, डेली 4-5 घंटे की स्टडी, आंसर निकल के आ जाएगा अपने आप ही अंदर ही अंदर। देखें भाई, CH3 C डबल बॉन्ड OH, किसी को फॉर्मूला याद है इसका? व्हाट इज एसिटिक एनहाइड्राइड? नहीं आता ना? फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, CH3 CO का होल ट्वाइस O। इसकी शक्ल तुम्हें कुछ ऐसे दिखेगी, CH3 C डबल बॉन्ड O और वापस से C डबल बॉन्ड O CH3, कुछ इस टाइप से। ये इसका फॉर्मूला। खैर,
CH3CO का होल ट्वाइस O। इसमें तुम्हें बस यहां ध्यान से देखना है, Ca पर 2H2 तो है ही है, तो एक O भी लगा हुआ है, बस H हटा दें, C डबल बॉन्ड OCH3। नीचे भी मतलब होल 4 रहेगा, नीचे भी CH2O तो लगा ही हुआ है, C डबल बॉन्ड OCH3। इस तरह से ये 4 जगह पे लगा। कौन चार चार नहीं 5 जगहों पे लगा। OH की जगह पर C डबल बॉन्ड OCH3 आ गया, C डबल बॉन्ड OCH3 आ गया, 5 जगहों पे आके लगा, 5 जगहों पे। तो इससे क्या कंफर्म होता होगा, तुम्हें क्या ध्यान रखनी पड़ेगी वो ये देख लें। इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ, confirms the presence of OH group, OH at 5 carbons, OH 5 कार्बन पे लगा हुआ है 5 जगहों पे। इससे ये बात कंफर्म होती है, एक जगह पे तो लगा है डबल बॉन्ड अल्डिहाइड की फॉर्म में और 5 जगहों पे लगा हुआ है OH, ऊपर कोई चीज नहीं है। ये बातें ऐसे याद करनी पड़ती हैं और ये आती हैं भाई साफ साफ ऐसे करके। बताओ 5 कार्बन की चीज मतलब कैसे कंफर्म करेंगे 5 कार्बन होते हैं, ये लिखना होता है डायरेक्टली। तुम आज लिख लोगे, तुम आज याद हो जाएगा, तुम कभी नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे आज तक नंबर कमाने पे बुरा नहीं लगा, कोई कमी नहीं है। बुरा क्यों लगेगा? और ऐसा नहीं कि कोई बहुत होशियार दिमाग मतलब पैदा ही लेके हुए थे, नहीं, इज्जत लेके पैदा हुए थे। नंबर कमाएंगे, अब इज्जत हो जाएगी। यार एक इमेज बनाई है हमने स्कूल में अपनी, कमाएंगे तो लोग नौकरी, ध्यान पहले से पढ़ने करेंगे, यही मत कहते ना तुम मुझसे, यही सहमेंगे जहाँ कोई समाज चलो। ध्यान नहीं है, थोड़ा सीरियसली पढ़े। हाँ भाई, अगला लास्ट देखें। लास्ट पॉइंट ये है, अपने पास में ये C डबल बॉन्ड OH द्वारा से CH2OH का होल 4 और उसके नीचे आ जाएगा CH2OH। ठीक है, अगर हम लोगों ने इसका करा ऑक्सीडेशन, किसी से भी स्ट्रॉन्ग से कर लो चाहे वीक से कर लो, जिससे तुम्हारा मन करे, स्ट्रॉन्ग से करेंगे। तुम ऑक्सीडेशन एजेंट तो आते होंगे, KMnO4 K2Cl2O7 पोटेशियम परमाइन, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब कुछ। अगर जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो सीधी बात है कि अल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। तो वो कुछ ऐसे कन्वर्ट होगा, C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे लग जाएगी CH2OH का होल 4, नीचे भी आ जाएगा CH2OH। अच्छा, इसमें ऊपर आ चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको ग्लूकोज नहीं बोलते हैं। इसको, इसका नाम सुन के एक बार में मतलब कैच कर नहीं सकते तुम लोग, इसका नाम बनता है ग्लूकोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक बन गया है ना, इस वजह से ग्लूकोनिक एसिड। और कोई आदमी को अब भी नहीं रुका और उसने इसका दोबारा से करवा दिया ऑक्सीडेशन, तो ऊपर कार्बोक्सिलिक है, नीचे भी कार्बोक्सिलिक आएगा, लेकिन बीच में नहीं आएगा क्योंकि नीचे OH है। OH ऊपर नहीं था, अल्डिहाइड था। अगर ऊपर अल्डिहाइड है तो वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक में, और नीचे अल्कोहल है तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, C डबल बॉन्ड OH ऊपर, नीचे आ जाएगा CH2OH। नीचे बीच वाले नहीं होते कभी भी ऑक्सीडाइज, या तो बस ऊपर वाले होंगे, या ऊपर वाला या नीचे वाला। अब तुम अगर ध्यान से देखो, इसमें 2 जगह पे कार्बोक्सिलिक है, ऊपर और नीचे, तब इसका नाम पड़ता है सैकेरिक एसिड। सैकेरिक एसिड, ठीक है, ध्यान से देखना। ग्लूकोनिक एसिड बस एक जगह कार्बोक्सिलिक, और अगर दोनों जगह है तो सैकेरिक एसिड। बात है, इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि 5 OH है ना, तो OH प्राइमरी पे लगा हुआ है, 5वां नीचे लगा हुआ है, बीच में कहीं इंसर्ट नहीं है। एक जगह 2 OH कहीं पर नहीं है, हर जगह एक सिंगल OH है। तो इससे जो कंफर्म हुआ, इट कंफर्म द प्राइमरी OH, इट कंफर्म
It confirms the presence of primary OH. Confirms the presence of primary OH. Presence of primary OH. Primary alcohol. इसी कंफर्म को कंफर्म करता है। यहाँ मतलब प्राइमरी पर OH है 1 डिग्री पर, पहले कार्बन पर OH लगा, ऐसा कुछ। हाँ भाई, ध्यान से बात सुनिए। ओवरऑल कितने कंक्लूजन निकल गया वो सभी लोग कंक्लूजन ध्यान से देखें। सबसे पहला कंक्लूजन, कितने कार्बन होते हैं उसके पास में? 6 कार्बन। कार्बन की संख्या होती है 6। दूसरी बात, उसमें कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप में भी कौन सा ग्रुप पाया जाता है? अल्डेहाइड। कीटोन नहीं है उसके पास में, अल्डेहाइड ग्रुप है। उसके बाद में अगली बात कंफर्म होती है उसके पास में कितने OH ग्रुप हैं? 5 OH के ग्रुप हैं। एक बात ये भी कंफर्म होगी, OH अगर 5 है उसके पास में, तो एक OH कहां पर लगा हुआ है? प्राइमरी पर, यानी कि नीचे की ओर OH लगा हुआ है। और ये सारी बातें मिला के हम लोगों ने ग्लूकोज की शेप बनाई थी। ये सारी बातें मिला के मतलब लोगों ने सबसे पहले तो समझा कि सब 6 कार्बन है ना, तो ये लोग बना दिए 6 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ठीक है। फिर इस पर एक अल्डेहाइड ग्रुप पाया जाता है। अल्डेहाइड एक ही जगह लग सकता है, या तो ऊपर या नीचे। अल्डेहाइड के बीच में सेट ही नहीं हो सकता, सीधी सीधी बात है। तो ऊपर एक अल्डेहाइड ग्रुप लगा दिया, हाँ जी ठीक है। उसके बाद में इस पे 5 OH के ग्रुप थे, तो 5 OH को सेट कर दिया, OH OH। लेकिन अब ये कैसे सेट किया वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, OH 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 और 5वें पद भी CH2OH। 5 OH के ग्रुप है और बची जगह पर क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। दैट्स इट। ये ग्लूकोज की शेप बनी थी शायद, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। इस सारी बातों को सेट कर दो कि इतनी रिएक्शनों से सेट हुआ था कि ग्लूकोज किस टाइप का दिखेगा, कैसा बनेगा, कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ ध्यान से लिखते हैं। लेकिन सब लोगों ने लिख दिया। ठीक है, ये सारी बातें बंद करते हैं।